नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, जिससे रिलेटेड बहुत ही शानदार क्लास। तो क्लास को एंड तक देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं उसके आप नोट्स बनाइए और अच्छे से इस क्लास को देखिए, ताकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से समझ में। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। और जितने भी नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो देखते हैं, आइए। देखो, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर मीणा। तो मीणा के बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है, आइए अध्ययन कर लेते हैं। देखो, 51.20% जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर जिले के अंदर ये निवास करती है। यहाँ पर अन्य जिले देखिएगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी व डूंगरपुर आ जाएंगे। ठीक है। देखो, मीणा जनजाति की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, देखिएगा। मीणा जनजाति की उत्पत्ति तो देखिएगा, मीणा जनजाति की उत्पत्ति। मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मत्स्य या फिर मछली। ध्यान रखिएगा, मीणा का शाब्दिक अर्थ या तो मत्स्य होगा या फिर मछली होगा। मत्स्य को जो मत्स्य का अर्थ होता है वो मछली ही होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मत्स्य या फिर मछली हो जाएगा। तो चंद्रराज भंडारी की ग्रंथ भगवान महावीर। ध्यान रखिएगा, चंद्रराज भंडारी का ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, भगवान महावीर के अनुसार मत्स्य कुरु राज्य के दक्षिण में, यमुना के पश्चिम में अर्थात अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिलों में दक्षिण में स्थित तथा जहाँ के शासक मेना मेना यानी कि मीणा कहलाते थे। इस प्रकार वर्तमान मीणा इन्हीं के वंशज है और क्षेत्रीय वितरण भी इसी क्षेत्र में अधिक आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो मीणा जनजाति की उपजातियां। यहाँ पर दे रखा है मीणा जनजाति की उपजातियां। तो मीणा जनजाति की दो उपजातियां आ जाती है। एक तो आ जाता है जमींदार मीणा, दूसरा आ जाता है चौकीदार मीणा। ध्यान रखिएगा, मीणा जनजाति की दो उपजातियां हैं, एक तो जमींदार मीणा आ जाएगी और एक चौकीदार मीणा आ जाएगी। देखो मीणा जनजाति, यहाँ पर देखते हैं अपन मीणा जनजाति। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, सीकर व चित्तौड़गढ़ जिलों में निवास करते हैं। मीणा जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, सीकर व चित्तौड़गढ़ जिले में ये निवास करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मीणा जनजाति सर्वाधिक रूप से कहाँ निवास करती है, तो आप जयपुर पे टिक लगाएंगे। किस पे टिक लगाएंगे, जयपुर पर। तो जयपुर में कछवाहा वंश का शासन प्रारंभ होने से पूर्व आमेर में मीणाओं का शासन था। ध्यान रखिएगा, कछवाहा वंश के संस्थापक कौन है, दुलेराय ने मीणों को हराकर दौसा पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कछवाहा वंश के संस्थापक कौन है, दुलेराय ने मीणों को हराकर दौसा पर अपना अधिकार किया था। किसने किया था दौसा पर अधिकार, दुलेराय ने किया था। कहाँ के संस्थापक, कछवाहा वंश के संस्थापक। ठीक है, कौन से वंश के संस्थापक आ जाते हैं, कछवाहा वंश के संस्थापक आ जाते हैं। तो मीणा लोगों की आजीविका का मीणा लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन ही है। जनजातियों में यह जाति सर्वाधिक संपन्न व शिक्षित आ जाएगी, कौन सी, मीणा जनजाति। ओके, अगला देखते हैं अपन, मीणा की खापे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मीणा की खापे कितनी बताई गई है, 24 बताई गई है। मीणा जाति के मुनि बताइएगा, जो मीणा जाति है उसके मुनि कौन आ जाते हैं, मुनि मगन सागर। कौन आ जाते हैं बेटा, मुनि मगन सागर यहाँ पर आ जाते हैं। और इनके द्वारा एक पुराण लिखा गया था जिसे मीणा पुराण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीणा पुराण। ध्यान रखिएगा, मीणा पुराण के रचयिता आ जाते हैं मुनि मगन सागर और या फिर मगर सागर। ठीक है, एक ही बात है। तो लिखित मीणा पुराण के संदर्भ में इसकी 5200 गोत्रों के होने की पुष्टि होती है और आज यह गिनती संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मीणा जनजाति के कुछ सामाजिक समूह यहाँ पर आ जाते हैं। देखिएगा, सामाजिक समूह, देखो सामाजिक समूह में एक तो आ जाता है चौथिया मीणा और आ जाता है आदि मीणा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मीणा जनजाति के कुछ सामाजिक समूह आ जाते हैं, चौथे मीणा और आदि मीणा। अब देखो आगे, यहाँ से आगे चलते हैं अपन। देखो रावत मीणा, यहाँ से इंपोर्टेंट है आपके रावत मीणा। रावत मीणा जो अजमेर में पाए जाते हैं। चमरिया मीणा, चमरिया का से नाम से पता चल रहा है कि जो चमड़े का कार्य करते हैं वो चमड़े मीणा कहलाएंगे। सुरतेवाल मीणा मध्य पूर्वी तथा दक्षिण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य पूर्वी तथा दक्षिण में पाए जाते हैं। ठीक है, सुरतेवाल मीणा मध्य पूर्वी तथा दक्षिण में पाए जाते हैं। डेडिया मीणा गोडवान एवं जालोर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और पनिहार मीणा टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा में अधिकतर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भील मीणा देखिएगा,
भील मीणा, भील तथा मीणा समुदाय के निरंतर संपर्क के कारण अस्तित्व में आए। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर में इनका बाहुल्य आ जाता है भील मीणा का। ओके, अब देखो आगे मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन कैसा है, आइए इस पे थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। देखो सामाजिक संबंध, विवाह संबंधों, नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी को ये महत्व देते हैं। बहन के पति का विशेष सत्कार यहाँ पर किया जाता है। बहन जो होती है इसके पति का विशेष सत्कार ये करते हैं। देखो प्रथा, गोद प्रथा इसमें प्रचलित हो जाएगी, किसी भी उम्र का संबंधी होना चाहिए। देखो विवाह, मीणा जनजाति के अंदर ब्रह्म विवाह और गंधर्व विवाह होते हैं। वर्तमान में सामान्य रूप से विवाह संपन्न करते हैं ये। आगे देखते हैं परिवार धर्म, देखो परिवार, पितृवंशीय परंपरा, संयुक्त परिवार प्रथा आ जाएगी। और धर्म, हिंदू शक्ति के उपासक दुर्गा की पूजा ये करते हैं, कुछ शिव पूजा भी करते हैं, तो पितरों को जलार्पण जादू टोने में ये विश्वास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मीणा जनजाति के समाज में दो वर्ग आ जाते हैं। अभी देखा था अपन ने जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। देखिएगा जमींदार मीणा, काश्तकार मीणा क्या होता है, कृषि व पशु कार्यों में ये संलग्न होते हैं। किसमें होते हैं, कृषि व पशु कार्यों में ये संलग्न होते हैं। और मीणा जनजाति में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कृषि व्यवस्था प्रचलित आ जाएगी। एक तो हासिल बट, हाड़ी बट और छोटा बट यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो चौकीदार मीणा, चौकीदारी का कार्य ये अपने को ऊंचा मानते हैं। जो चौकीदारी का कार्य करते हैं मीणा, ये अपने आप को क्या मानते हैं, ऊंचा मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाती है अपनी भील जनजाति। अपन ने मीणा जनजाति के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट तथ्य थे अपन ने पढ़ लिए हैं। अब देखिएगा भील जनजाति, भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाएगा, घमेती कहलाता है। सीधी सी बात है, पूछा जा सकता है कि भील जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो घमेती कहा जाता है। मीणा जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो पटेल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब देखो भील जनजाति के विषय के अंदर आप चर्चा करेंगे, भील जनजाति के विषय में चर्चा करते हैं। देखो भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में मुख्य निवास ये करती है। प्रधानतः पहाड़ी व पठारी क्षेत्र निवास स्थल की पूर्वी सीमा चंबल, दक्षिणी सीमा या नर्मदा यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, तो देखो भील जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में मैत्रेय नहीं है। पूछा जा सकता है कि ऐसी जनजाति जो उत्पत्ति के संबंध में मैत्रेय नहीं है, तो आप भील चुनेंगे। कौन सी जनजाति हो जाएगी, भील। अब देखो मानव शास्त्री मुंडा जाति के वंशज मानते हैं। मानव शास्त्री क्या मानते हैं, मुंडा जाति के वंशज मानते हैं, क्योंकि इनकी भाषा में मुंडारी शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। देखो हेडन के अनुसार पूर्व द्रविड़ों की पश्चिमी शाखा ये है। अब देखो आगे रिजले और क्रूक के अनुसार है ना, रिजले और क्रूक के अनुसार ये द्रविड़ हो जाएंगे। और प्रो गुहा के अनुसार प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित ये माने जाते हैं। अब देखिएगा आगे मेवाड़ राज्य के अरावली, देखो वेंकटेश्वर है ना, वेंकटेश्वर क्या होता है, वेंकटेश्वर के अनुसार मेवाड़ राज्य के अरावली श्रेणियों में रहने वाले लोग कहलाते हैं। अब देखो संस्कृत साहित्य क्या है, इन्हें निषाद या पुलिंत जाति से संबंधित मानता है, जिनकी उत्पत्ति महादेव की एक भील उत्पत्ति मानी जाती है ना, भील उपपत्ति से मानी जाती है। देखो भील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भील का शाब्दिक अर्थ आपने पढ़ा होगा कि तीर चलाने वाले से लिया गया है ना, तो भील का शाब्दिक अर्थ, भील का अर्थ तीर चलाने वाले व्यक्ति से लिया गया है। यह द्रविड़ भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द हो जाएगा भैया, द्रविड़ भाषा का शब्द हो जाएगा, जिसकी उत्पत्ति बिल या फिर विल अर्थात तीर से हुई है। ध्यान रखिएगा, बिल का शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाले व्यक्ति से। ओके, अब देखो उपजातियां, इसकी कौन कौन सी उपजातियां आ जाती है, देखो कहाँ कितनी मतलब की निवास करेगी। देखो उपजातियां, मेवाड़ राज्य में 16 उपजातियां आ जाएगी, प्रतापगढ़ में 36, डूंगरपुर में 36, बांसवाड़ा में 32 और जैसलमेर में 18, जोधपुर में 58 उपशाखाओं गोत्रों का पता यहाँ पर चलता है। अब देखो भील की पहचान से रिलेटेड क्या क्या तथ्य यहाँ पर आ जाते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो कल्याणपुर के ओवरी ग्राम की भील मसारधार का पवार बताते हैं, पारडा क्षेत्र की भील और महुवाड़ा, खेजड़ व सराड़ा की भील चित्तौड़सा है, और देवरा की भील, गरासिया भील, बिलक भील यहाँ पर आ जाते हैं, कागदर की भील और नठारा के बारपाल की भील यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा शारीरिक लक्षण, भीलों के जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो क्या क्या है देखते हैं अपन। देखो जो पुरुष होंगे उनका छोटा कद होगा, रंग गहरा काला होगा, नाक चौड़ी, बाल रूखे, आंखें लाल, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ, हाथ पैर की हड्डियां मोटी होती है भील पुरुषों की। अब देखो भील स्त्रियों की पहचान शारीरिक लक्षण क्या क्या आ जाते हैं, तो पुरुषों की अपेक्षा ये सुंदर होती है, रंग गहवा होता है, आंख कत्थई, शरीर सुगठित व सुंदर यहाँ पर होता है। अब देखो वस्त्राभूषण के असर मतलब के आधार पर भील जो है ये तो देखो लंगोटिया भील हो जाएगा, जो कमर पर लंगोटी पहनते हैं उसे खोइतू कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कमर पर पहने जाने वाली लंगोटी भील
भील पुरुषों के द्वारा कमर में लंगोटी पहनते हैं जिसे खोइतू के नाम से जाना जाता है। स्त्रियां घुटने के नीचे तक का घाघरा पहनती जिसे कछाबू कहा जाता है। यहाँ से इंपोर्टेंट आ जाएगा, लंगोटिया भील कमर में लंगोटी पहनते हैं जिसको खोइतू कहा जाता है। स्त्रियां घुटने के नीचे तक का घाघरा पहनती है जिसे कछाबू कहा जाता है। पोथीचा भील धोती बंडी पगड़ी कमर पर अंगोछा फालू लपेटते हैं। देखो ढेपाड़ा, ढेपाड़ा क्या होता है, पुरुषों की तंग धोती को क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा कहा जाता है। भील पुरुषों की तंग धोती को ढेपाड़ा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्त्रियां लाल या काले रंग का अंगोछा संपूर्ण छाती को ढकते हुए बांधती है जिसे कछाबू कहेंगे। देखो बील स्त्री व पुरुषों को गोदने गुदवाने का चाव अधिक रहता है। तो यहाँ से इंपोर्टेंट तथ्य यहाँ आ जाते हैं तीनों चारों, तो ध्यान रखिएगा। देखो भील अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो साफा पहनते हैं उसे पोत्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भील पुरुषों के द्वारा बालों को ढकने के लिए सिर पर जो साफा पहनते हैं उसे पोत्या कहते हैं। भील स्त्रियां मुख्य रूप से मंगरूटी का पहनावा पहनती है तथा लाल रंग की साड़ी ओढ़ती है। वह सिंदूरी तथा विवाह के अवसर पर पीले रंग का पहनावा जो कि पीरिया कहलाता है। भील के घरों के बाहरी बैठक का बरामदा ढारिया कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भील के घरों के बैठक का जो बाहर का बरामदा होता है उसे ढारिया कहा जाता है। ध्यान रखें। अब देखिएगा आगे, भील विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं बताएगा। भील विवाह के अवसर पर हाथी मना नृत्य करते हैं, बुढ़िया देवता की आराधना में घवड़ी नृत्य करते हैं और होली के अवसर पर घेर नृत्य किया जाता है। ध्यान रखें। अब देखो नाता, देखो नाता क्या है, इनके अंदर नाथा एक तरह का विवाह समझौता जिसमें वैवाहिक रस्में नहीं होती है। सामान्यतः पुरुष परिवार के कुछ व्यक्ति पर्यटकता अथवा विवाह संबंधी विधवा स्त्री को उसके घर आकर जिस पुरुष के साथ उसका नाता होना है उसके नाम की ओढ़नी ओढ़ाकर भावी जीवन हेतु गठजोड़ कर देते हैं। मारवाड़ में इसी को चूड़ी पहनाना वे अन्य क्षेत्रों में कुछ परिवर्तनों के साथ यह प्रथा प्रचलित है। विवाह विच्छेद की प्रक्रिया छेड़ा फाड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है, छेड़ा फाड़ना। ठीक है, इस जाति में भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बस्तियां, बस्तियां ये दूर दूर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं दूर दूर देखते हैं। देखो बस्तियां और घर, भीलों के घर जो होंगे कुएं या टापरा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो भील है उनके घरों को क्या कहा जाता है, कुएं या फिर टापरा। गांव सामान्यतः छोटे 20 से 200 झोपड़ियों वाले बस्तियां दूर दूर ये बनाते हैं। फैली प्रकृति, बीमारी से बचने, आग से बचने, पड़ोसी भील के जादू टोने का भय के कारण झोपड़ियां ये पास पास नहीं बनाते हैं। ध्यान रखें। अब देखो भीलों में जो एक ही वंश की ढाणी की मुखिया को क्या कहा जाता है, तद्वी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भीलों में एक ही वंश के ढाणी के मुखिया को तद्वी कहा जाता है या फिर वंशाओ कहा जाता है। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। देखिए आगे, भीलों में आपसी झगड़ों का निपटारा मुखिया गहमती, भीलों के मुखिया को गहमती कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और भांज गढ़ियों के सहयोग से करता है जिसे न्यावता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यावता कहा जाता है। भीलों में आपसी झगड़ों का निपटारा मुखिया गहमती और भांज गढ़ियों के सहयोग से करता है जिसे न्यावता कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। भीलों में धार्मिक संस्कारों को संपन्न करने वाले व्यक्ति को भगत कहा जाता है। भीलों में लोक देवताओं की पूजा स्थल देवरा के सभी कार्य तथा जादू टोना झाड़ा फूका के कार्य भोपा के द्वारा किए जाते हैं जिसे दिवाली भी कहते हैं। ठीक है, भीलों में विवाह के प्रकार हट विवाह, हरण विवाह और परिवीक्षा विवाह और सेवा विवाह यहाँ पर होते हैं। भील युवक व युवतियां भंगोरे त्योहार के अवसर पर अपना जीवन साथी चुनते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भील युवक व युवतियां कौन से त्योहार के अवसर पर अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो भंगोरे त्योहार यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। भील अपने पूर्वजों की प्रस्तर प्रतिमा बनवाकर सामाजिक धार्मिक रीति से उसकी प्रतिष्ठा करते हैं जिसे चीराबावसी के नाम से जाना जाता है। चीराबावसी या फिर सीता चोखले इसे कह सकते हैं ना। अब देखो आगे, भीलों में वैवाहिक स्थिरता के ज्ञान हेतु विवाह के अवसर पर घर के बाहर 4 समेल के पौधे लगाते हैं। अगर पौधे पुष्पित और पल्लवित होते हैं तो अच्छा शुभ माना जाता है। देखो कू क्या होता है, भीलों के घर होते हैं। देखो कू मैंने बताया था अभी आपको पहले, कू और टापरा क्या होते हैं, भीलों के घर होते हैं। तो कू भीलों के घर, यह आयताकार दीवारें बांस पत्थर के बनाए जाते हैं और फर्श मिट्टी पत्थर, छत घास फूस या खफरेल, रसोई के लिए अलग कमरा यहाँ पर ये बनाते हैं। देखो पाल क्या होता है, भीलों की बस्ती को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुत से झोपड़े का समूह जो होता है उसे पाल कहा जाता है। और गहमती और पालवी क्या है, इसका मुखिया आ जाएगा। ठीक है, पाल का मुखिया जो होगा वो गहमती कहलाता है ना। आगे देखो, एक गांव में बीमारी
आदि फैलने पर उसे छोड़ दूसरे स्थान पर बसेरा करते हैं। यदि गांव में बीमारी आ जाए या फैल जाए तो उसे छोड़ दूसरे स्थान पर बसेरा ये कर लेते हैं। देखो भोजन मक्का हो जाएगा, प्याज की सब्जी, गेहूं, दाल या आदि खाना पसंद करते हैं। अब देखो भीलों की जो सामाजिक व्यवस्था है वो क्या आ जाएगी। सामाजिक व्यवस्था, परिवार, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, संपत्ति के सारे अधिकार पिता के पास होते हैं क्योंकि पिता मुखिया होगा तो इसके पास ही होगा। अब देखो गांव, प्राय एक ही वंश की शाखा के होते हैं, एक ही वंश की शाखा के होते हैं जो पाल, फला अथवा ढाणी कहलाएगी। गांव क्या कहलाते हैं इनके, पाल, फला अथवा ढाणी कहलाती है। अब देखो विवाह, विवाह क्या है, भील जाति में अनेक छोटे छोटे समूह, गोत्र ये आपस में अंतर्विवाह नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भील जो है आपस में अंतर्विवाह नहीं करते हैं, एक विवाह बहिर्विवाह का प्रचलन में पाया जाता है। आगे देखें विवाह प्रस्ताव वर द्वारा रखा जाता है और कभी कभी कन्या का मूल्य दापा देना पड़ता है। अब देखो भीलों में विवाह, जो विधवा विवाह प्रचलित है, लेकिन छोटे भाई की विधवा को बड़ा भाई पत्नी नहीं बना सकता। ध्यान रखिएगा विधवा को बड़ा भाई, देखो लेकिन छोटे, ध्यान रखिए, एक मिनट रुकना, हाँ, लेकिन छोटे भाई की विधवा को बड़ा भाई पत्नी नहीं बना सकता, ध्यान रखे। अब देखो स्वभाव का व्यवहार, स्वभाव व व्यवहार इनका कैसा होता है, देखो भोले परंतु वीर होते हैं ना, भोले परंतु वीर, स्वामी भक्त, शपथ के पक्के ये होते हैं। केसरीनाथ ऋषभदेव जो कि धुले उदयपुर के अंदर आ जाते हैं कि छड़ी केसर का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते, घर आए शत्रु का भी सम्मान ये करते हैं ना। ध्यान रखिएगा जो भील पुरुष आ जाते हैं ये केसरीनाथ ऋषभदेव की छड़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से। अब देखो राज्य चिन्ह में एक तरफ राजपूत, दूसरी ओर भील इनकी स्वामी भक्ति का प्रमाण है। जातिगत एकता बहुत अधिक, फायरे फायरे इनका रणकोष आ जाएगा। ध्यान रखिएगा भीलों का रणकोष होता है फायरे फायरे का इनका रणकोष है, जिसके साथ किलकारी मारते हैं तथा खतरे के समय तुरंत एकत्रित हो जाते हैं। यात्री के मार्गदर्शन को बोलाना कहते हैं। यदि कोई भील सैनिक के घोड़े को मार डालता है तो वो पाखिया कहलाएगा और उसकी समाज में इज्जत होती है। देखो अजनबी द्वारा पाड़ा कहने पर ये खुश होते हैं और कांडी कह देने पर ये क्या मानते हैं, गाली मानते हैं। देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखो धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था क्या है, महादेव, राम, कालिका, दुर्गा, हनुमान, गणेश, शीतला माता के उपासक ये है और जादू टोना में ये विश्वास करते हैं ना, ये भी जादू टोने में विश्वास करती हैं और मृत्युपरांत जीवन में विश्वास और मुर्दों को जलाते हैं। वे हिंदू की भांति कर्मकांड लगभग हिंदुओं के सभी त्योहार माने, होली को ये विशेष महत्व देते हैं। अब देखिएगा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या है इनकी, अब कृषि कार्यों में ये संलग्न हो गए हैं। 86% कृषि, 10% मजदूरी, 4% वन शिकार व खान खोदने में संलग्न होते हैं। पहाड़ी डालों पर चिमाता, वालर या झूमिंग खेती करते हैं ना, चिमाता, झूमिंग और वालर एक ही शब्द यहाँ पर आ जाएंगे। मैदानी भागों में वनों को काटकर खेती दजिया करते हैं। वनों से कोपले, फल, गोंद व शहद एकत्रित करते हैं। पशुपालन, भैंस, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, मुर्गियां, कुछ भील लकड़हारे भी यहाँ पर होते हैं। तो इनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। देखो महाराणा प्रताप यहाँ से इंपोर्टेंट है। महाराणा प्रताप की यश गाथा के निर्माण में भील आदिवासियों का योगदान अविस्मरणीय आ जाएगा। मेवाड़ राज्य की रक्षार्थ किए गए भीलों की त्याग एवं स्वामी भक्ति के कारण ही इस राज्य के राज चिन्ह में चित्तौड़ के किले में एक और राजपूत राजा तथा दूसरी ओर भील राजा का चित्र अंकित आ जाता है। देखो भील शब्दावली, यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। देखो अटक, अटक जो होता है भीलों के गोत्र को क्या कहा जाता है, अटक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा अटक क्या होता है, भीलों के गोत्र को अटक कहा जाता है। ढेपाड़ा क्या है, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को ढेपाड़ा कहते हैं। पोते क्या हो जाएगा, भीलों के सिर पर स्थित सफेद साफा क्या कहलाता है, पोत्या। और खोयतू क्या हो जाएगा, भीलों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी खोयतू कहलाएगी। कछाबू, भील स्त्रियों का काले व लाल रंग का घाघरा कछाबू कहलाता है। पीरिया, भील दुल्हनों द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले पीले रंग का जो लहंगा होगा उसे पीरिया कहेंगे। अब देखो आगे सिंदूरी, सिंदूरी क्या होता है, भील दुल्हनों द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी सिंदूरी कहलाती है। टापरा, कु या फिर टापरा भीलों के घर यहाँ पर कहलाएंगे। और फायरे फायरे पता है, फायरे फायरे जो फायरे फायरे है ये भीलों का रणकोष कहलाता है। और भंगोरिया, भंगोरिया इस त्योहार पर भील युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनती है। ध्यान रखिएगा भंगोरिया त्योहार पर भील युवक युवतियां जो है अपना जीवन साथी चुनती है। अब देखिएगा हाथीमना,
हाथीमना क्या है? हाथीमना विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य ये करती है। देखो फला या पाल भीलों की बस्ती या झोपड़ी का समूह कहलाएगा। भीलों के बहुत से झोपड़े का समूह जो होगा इसे पाल कहेंगे या फिर फला कहा जाता है। देखो भराड़ी राजस्थान के दक्षिणांचल कुशलगढ़ में भीली जीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी भराड़ी के नाम से जानी जाती है। अब देखो कू क्या होते हैं? वही घर होते हैं इनके। कू और टापरा दो शब्द आप ध्यान में रखेंगे। तो भीलों के घरों को कू कहा जाता है, टापरा भी कहा जाता है। आयताकार स्वरूप में निर्मित इन घरों की दीवारें बांस या पत्थर की फर्श, मिट्टी का और छत खेपरेल या फिर घास फूस की बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो ढालिया। ढालिया क्या है? भीलों के घरों में कमरे के बाहर स्थित 6 से 8 फीट का बरामदा कहलाता है ढालिया। ढालिया कहलाता है, ध्यान रखिएगा। भीलों के घरों में कमरे के बाहर स्थित लगभग 6 से 8 फीट का लंबा बरामदा क्या कहलाता है? ढालिया कहलाता है। अब देखो नतारा प्रथा। आदिवासियों में विशेषकर भीलों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नतारा कहलाता है। छेड़ा पाड़ना क्या है? तलाक देना, है ना। छेड़ा पाड़ना तलाक देना से स्थित आ जाएगा, मतलब कि आ जाएगा, तलाक देना से संबंधित आ जाएगा छेड़ा पाड़ना। भीलों में तलाक प्राय गांव के मुखिया की उपस्थिति में दिया जाता है, जिसे प्राय छेड़ा पाड़ना कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, छेड़ा पाड़ना संबंधित है तो तलाक से संबंधित है। देखो हाथीवेड़ो। हाथीवेड़ो भील जाति में अनूठी वैवाहिक परंपरा विद्यमान है, जिसमें देव वृक्ष, पीपल, सागवान, साल एवं बांस के पेड़ों को साक्षी मानकर हरज व लाड़ी पति व पत्नी जीवन साथी बन जाते हैं। इसको हाथीवेड़ो कहा जाता है। नेक्स्ट जनजाति आ जाती है गरासिया जनजाति। देखिए गरासिया जनजाति के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। भील जनजाति के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट तथ्य थे हमने अध्ययन किया है। अब देखो गरासिया जनजाति से रिलेटेड क्या क्या तथ्य यहाँ पर आ जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखो मुख्य क्षेत्र गरासिया जनजाति दक्षिणी राजस्थान, सर्वाधिक जमाव सिरोही जिले के अंदर है ना। गरासिया सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? सिरोही जिले के अंदर। और मीणा व भील के बाद में राज्य की तृतीय सबसे बड़ी जनजाति ये आ जाती है, ध्यान रखिएगा। मीणा व भील के बाद राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो हो जाएगी गरासिया। ओके, देखो उत्पत्ति मूलतः बड़ौदा के निकट चैन पारिन क्षेत्र से चित्तौड़ के निकट ये आए थे। ओके दोस्तों, देखो आगे सामाजिक जीवन क्या है? गरासियों के घर क्या कहलाते हैं? घेर कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, गरासियों के घर क्या कहलाता है? घेर कहलाते हैं। और भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कू या फिर टापरा कहलाते हैं। ठीक है, देखो गरासिया जनजाति के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहलोत। भील जनजाति के मुखिया को गमेती कहा जाता है। मीणा जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। और गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? सहलोत कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और गरासिया जनजाति में किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर बनाए जाने वाले स्मारक क्या कहलाते हैं? हुर्रे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हुर्रे कहलाते हैं। गरासिया शब्द गिरास से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा समूह। आगे देखेंगे अपन, गरासिया के घरों के सामने चारों तरफ लकड़ी के खंभे खड़े कर मेरी बनाई जाती है, जिसके ऊपरी भाग में अतिथि गृह होता है, जिसे मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मांड कहा जाता है। अब देखो हेलरू इनकी पंचायत होती है। गरासिया जनजाति की सामाजिक सहकारी संस्था क्या कहलाती है? हेलरू क्या होती है, जिसमें प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति इसका सदस्य होता है। ध्यान रखिएगा, गरासिया जनजाति की सामाजिक सहकारी संस्था क्या कहलाती है? तो हेलरू कहलाएगी। साथ ही साथ नोट्स बनाते चले ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके, दोबारा आप इसे अच्छे से पढ़ सके। तो गरासिया जनजाति चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर को सिरोही जिले के आबू रोड के पार भरने वाले सियावा के घोर मेले में गौर व ईसर के रूप में शिव पार्वती का विवाहोत्सव मनाते हैं। इस मेले को मनखारो मेलो भी कहा जाता है। गरासिया लोग अधिक रंग बिरंगे एवं चटकीले वस्त्र पहनते हैं। गोदने गुदवाने का शौकीन भी ये होते हैं। भीलों की तरह इनमें भी गोदने गुदवाने के शौकीन ये होते हैं। देखो आगे यहाँ से देखिएगा, आबू की नक्की झील इनका पवित्र स्थान है। ध्यान रखिएगा, गरासिया जनजाति की जो पवित्र झील आ जाएगी वो नक्की झील आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ ये अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं। और मोर को ये आदर्श पक्षी मानते हैं और सफेद पशु को ये पवित्र मानते हैं। इनके प्रिय वाद्य जो हो जाएंगे बांसुरी, नगाड़ा, अलगोचा, गरासियों के प्रिय वाद्य यहाँ पर आ जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे इनके इंपोर्टेंट तथ्य क्या हैं। देखो भील गरासिया, ध्यान रखिएगा, इन दो चीज़ों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। भील गरासिया क्या होता है? यदि कोई गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार को भील गरासिया कहा जाता है। लाइनें इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गमेती गरासिया, यदि कोई भील पुरुष
यदि कोई भील पुरुष किसी ग्राह्य स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसा परिवार घमिति ग्राह्य कहलाता है। देखो भील ग्राह्य तो क्या होगा, यदि कोई ग्राह्य पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता हो तो उसे उस परिवार को भील ग्राह्य कहते हैं। और घमिति ग्राह्य, यदि कोई भील पुरुष किसी ग्राह्य स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार को घमिति ग्राह्य परिवार कहेंगे। ठीक है, अब देखो परिवार क्या है कि पितृसत्तात्मक परिवार का मुखिया, पिता, स्त्रियां पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक कार्य बड़े साहस व परिश्रम से करते हैं। विवाह 3 प्रकार की परिस्थिति में विवाह आ जाएंगे। ग्राह्य जनजाति में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है। देखो सबसे पहले मोरबंदिया विवाह, हिंदुओं के ब्राह्मण विवाह के अनुरूप फेरे, चोरी व मोर बांधना आदि रस्में की जाती है। वही बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। देखो दूसरा पहरावना विवाह क्या है, नाम मात्र के फेरे होते हैं, ब्राह्मण की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। कौन से विवाह के अंदर, पहरावना विवाह के अंदर। तीसरा आ जाता है ताड़ना विवाह, तो ताड़ना विवाह क्या हो जाएगा, वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या मूल्य वैवाहिक भेंट के रूप में देता है। वर वधु को स्वयं पसंद कर लेता है, जंगल में पशु चराते समय उस पसंदीदा लड़की को छू लेता है, फिर पंचों को एकत्र कर विवाह भेंट तय करवाते हैं जो वर पक्ष कन्या पक्ष को देता है। यह भेंट लगभग 12 बछड़े और 12 थान कपड़ा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। आगे देखो धार्मिक जीवन, इनका धार्मिक जीवन कैसा है भैया। देखो शिव भैरव व दुर्गा के उपासक, अंधविश्वासी, होली व गणगौर प्रमुख इनके त्योहार आ जाएंगे। ग्राम प्रशासन, पंचायतों का गठन, पंचायत बड़े बूढ़ों का गठन ये कहते हैं। इसका प्रधान गांव का मुखिया होता है। कौन होता है इसका प्रधान, गांव का मुखिया होगा। अब देखो अर्थव्यवस्था, पशुपालन व कृषि, 85% कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। और वर्षाकालीन कृषि के अलावा लकड़ी काटना, मजदूरी और दौड़ चराना व शिकार करना इनके अर्थव्यवस्था के कार्य आ जाएंगे, है ना। अब देखो आगे आ जाती है अपने सांसी जनजाति। ध्यान रखिएगा सांसी जनजाति इंपॉर्टेंट है, इसकी 2 उपजाति आ जाती है, एक तो बीजा और माला। ये भरतपुर जिले के कुछ भागों में खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है और उत्पत्ति जो मानी जाती है सांसमल नामक व्यक्ति से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो उपजाति आ जाएगी बीजा और माला, इसकी 2 उपजातियां है और सांसमल नामक व्यक्ति से उत्पत्ति मानी जाती है और मुख्य रूप से ये भरतपुर जिले में खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है। ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं इनके बारे में। देखो सामाजिक जीवन क्या है, परिवार सदस्य समूह के रूप में डेरा तंबू लेकर जगह भी बदलते रहते हैं। और विवाह, बहिर्विवाह, सगाई की रस्म अनोखे ढंग से संपन्न 2 खानाबदोश समूह के मिलन पर नारियल के गोले लेन देन कर विवाह तय माना जाता है। ठीक है, गोले का लेन देन कर, नारियल के गोले का जो लेन देन करते हैं और विवाह तय मान लेते हैं। देखो धार्मिक जीवन क्या है, देखिएगा दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं का पूजन, होली दिवाली मनाते हैं। खान पान व रहन सहन, वर्तमान में सामान्य जीवन व्यतीत ये करते हैं। सामान्यतः खान पान प्रचलित इनमें आ जाएगा। अर्थव्यवस्था, कोई स्थायी व्यवसाय नहीं, छोटे छोटे हस्तशिल्प व्यवसाय ये करते हैं, हाथ से निर्मित वस्तुओं का निर्माण ये करते हैं। अब देखो इसके बाद में आ जाता है सहरिया जनजाति, जो कि इसका मुखिया जो होगा वो कहलाएगा कोतवाल। सहरिया जनजाति के मुखिया क्या कहलाता है, कोतवाल कहलाता है। तो सहरिया जनजाति का मुखिया जो होगा वो कोतवाल कहलाता है ना। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, देखो पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह में रखा है ना। ध्यान रखिएगा कि ऐसी जनजाति जो पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह के रूप में एसपी सूची में रखा है, तो आपकी हो जाएगी सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति हो जाएगी, सहरिया जनजाति हो जाएगी। शहरी लोगों की बस्ती को सहराना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शहरी लोगों की बस्ती को क्या कहा जाता है, सहराना कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, सहरिया समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। देखो शहरियों के घर सामान्यतः मिट्टी, पत्थर, बांस, लकड़ी और घास फूस के बने होते हैं, जिन्हें टापरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, घने वनों में निवास करने वाले शहरिया परिवार पेड़ों पर या बलियों पर मचान नुमा छोटी झोपड़ी बनाते हैं, जिसे गोपना, कोरवे या फिर टोपा कहा जाता है। आगे देखते हैं, पंचायत शहरी समुदाय की एक महत्वपूर्ण संस्था है। चौरासिया पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है, जिसकी बैठक सामान्यतः सीताबाड़ी स्थान वाल्मीकि मंदिर में होती है। ठीक है, अब देखो शहरी समुदाय में नाता प्रथा प्रचलित आ जाएगी और तेजाजी इनके प्रिय लोक देवता आ जाएंगे ना। शहरी जनजाति की जो है तेजाजी इनके प्रिय लोक देवता हैं और जिनका चबूतरा थान कहलाता है। लगभग प्रत्येक शहराने के बाहर देखने को मिल जाता है ना। ब्रज क्षेत्र की भांति शहरी समुदाय में भी लठमार होली
की परंपरा प्रचलित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका उत्तर जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब देखिएगा आगे, सहरिया जनजातीय क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा पर कपिल धारा का मेला बढ़ता है। बैसाखी अमावस्या पर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला केलवाड़ा बारा के निकट सीताबाड़ी में भरता है। ध्यान रखिएगा, सीताबाड़ी कहाँ पर है? केलवाड़ा बारा के अंदर। तो सीताबाड़ी में स्थित वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि मंदिर शहरियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल यहाँ पर आ जाएंगे। और वाल्मीकि को अपना ये आदि गुरु मानते हैं। ध्यान रखिएगा, सहरिया जनजाति जो है वाल्मीकि को अपना आदि गुरु ये मानती है। सहरिया समुदाय में नृत्य के कार्यक्रमों में पुरुष और स्त्री वर्ग एक साथ मिलकर कभी कभी नाचते हैं। सहरिया लोगों के भोजन में ज्वार, बाजरा एवं मक्का की प्रमुखता होती है। आगे देखेंगे अपन, आगे देखिएगा, इस जाति का 99.47% भाग बारा जिले में जमाव आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक ये बारा जिले में निवास करती है और बारा की शाहबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में इनकी सर्वाधिक संख्या आ जाएगी। कौन कौन सी है भैया? शाहबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में इनका सर्वाधिक संख्या आ जाती है इनकी। अब देखो, सामाजिक व्यवस्था, गांव घर प्रकीर्ण नहीं, इनके गांव शहरोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनके गांव? शहरोल कहलाते हैं। अब देखिएगा, स्वभाव इनका कैसा है? संतोषी, हिंसा अपराध से दूर, स्वभाव के पक्के होते हैं। भूखा मरना मंजूर होता है लेकिन भीख नहीं मांगते हैं। ध्यान रखिएगा, भूखा मरना मंजूर होता है लेकिन भीख नहीं मांगते हैं। विवाह, बहरी विवाह, कन्या की गोद में मीठा रखकर सगाई पक्की करते हैं और गांव के पंच द्वारा शादी और बालिक उम्र में यानी कि बाली उम्र में जाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रास्य जनजाति के मुखिया को सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। ओके, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल। अब देखो आगे, सालड़ी के वृक्ष की टहनियों से मंडन बनाकर जामुन के पत्तों से ढककर विवाह किया जाता है। विवाह समारोह नृत्य का सर्वोत्तम अवसर होता है। कालिका माता की पूजा सामान्य रूप से ये करते हैं। किसी परिजन के रोगग्रस्त होने पर कालिका देवी का प्रसन्न करते हैं। किस देवी को प्रसन्न करते हैं भैया? कालिका देवी को ये प्रश्न करते हैं किसी के रोगग्रस्त हो जाने पर। अब देखो, इनका आवास किससे बनाए जाते हैं? बांस और घास की कुटिया, कच्चे मकान ये बनाते हैं बांस का उपयोग करके और कुछ घास का प्रयोग करके क्या करते हैं? कुटिया बनाते हैं। खान पान में देखिएगा, पुआर की सब्जी, मीठे की पूर्ति, महुआ फलों से ये सामान्य भोजन ये करते हैं। और अर्थव्यवस्था इनकी आ जाती है। देखिएगा, अर्थव्यवस्था ये क्या क्या करते हैं? काम काज। तो शहरी लोगों को जहाँ समतल भूमि मिल जाती है उस स्थान पर ये खेती और पशुपालन करते हैं। कृषि या फिर पशुपालन करते हैं। कृषि कार्यों में 45% कृषक, मजदूरी 35%, कार्यों में संलग्न विशेष वनों से लकड़ी व वन उपज एकत्रित करना, खनन कार्य करना। इस जाति में शिक्षा का अत्यंत अभाव है। अब शिक्षा का विकास हो रहा है। सहरिया क्षेत्र में मामूनी की संकल्प संस्था अच्छा कार्य कर रही है। ओके, अब देखिएगा आगे, देखो सहरिया जो जनजाति है इसके महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं। देखो, धारित संस्कार, इनके अंदर धारित संस्कार क्या होता है कि मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां वे राख एकत्र कर यात्री में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं एवं दूसरे दिन उसे देखते हैं। यह मान्यता है कि इस राख में जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। आकृति देखने के बाद अस्थियां एवं राख सीताबाड़ी में स्थित बाणगंगा या कपिलधारा में प्रभावित कर दिया जाता है। शहरी समुदाय में इसे धारित संस्कार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, धारित संस्कार। ओके, आगे देखो बच्चों, देखो सहराना सहरिया लोगों की बस्ती को सहराना के नाम से पुकारा जाता है। हताई क्या होता है? सहराना के बीच में एक छतरीनुमा गोल या चौकोर झोपड़ी या फिर डालिया बनाया जाता है जिसे हताई कहा जाता है। आगे देखो दोस्तों, हताइया बंगला कहते हैं। ठीक है, हताइया फिर बंगला कहा जाता है और शहरी समाज की सामुदायिक संपत्ति होती है। देखो, टापरी क्या होता है? टापरी क्या होता है? शहरियों के घर सामान्यतः मिट्टी, पत्थर, बांस, लकड़ी और घास फूस के बने होते हैं जिन्हें टापरी कहते हैं। देखो, कुशिला एवं भंडेरी क्या होती है? देखो, कुशिला जो होगी ना ये छोटी होती है, भंडेरी जो होती है यह आटा रखने के काम आती है ना। भंडेरी जो है ये आटा रखने के लिए काम आती है और छोटी कोठी को कुशिला कहा जाता है। जो आटा रखने की कोठी होती है उसे भंडेरी कहा जाता है। देखो, चौरासिया पंचायत क्या होती है?
पंचायत शहरी या समुदाय की एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसके 3 स्तर होते हैं। एक तो पंचताई होता है, एकतसिया होता है, चौरासिया होता है। चौरासिया पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है जिसकी बैठक सामान्यतः सीताबाड़ी स्थान पर स्थित वाल्मीकि मंदिर में होती है। अब देखिएगा सेलुका। सेलुका क्या होती है, यहाँ से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सेलुका सहरिया पुरुष की वर्ग की जो अंग रखी होती है उसे सेलुका कहा जाता है। पंचा क्या होता है, सहरिया पुरुषों की घुटनों तक की ऊंची धोती को पंचा कहा जाता है। रेजा क्या होता है, रेजा क्या होता है, सहरिया विवाहित महिलाएं एक विशेष वस्त्र रेजा पहनती है। और खपटा क्या होता है, सहरिया पुरुषों की साफा को क्या कहा जाता है, खपटा कहा जाता है। अब देखिएगा घोपना। घोपना घने वनों में निवास करने वाले सहरिया परिवार पेड़ों पर या बलियों पर मचानुमा छोटी झोपड़ी बनाते हैं जिसे घोपना या फिर कोरवा कहा जाता है। आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जनजाति आ जाती है अपनी डामोर जनजाति। तो डामोर जनजाति के बारे में आइए अध्ययन कर लेते हैं। देखिएगा डामोर जनजाति सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर वे बांसवाड़ा जिले में गुजरात सीमा पर डामोर जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में गुजरात सीमा पर डामोर जनजाति पाई जाती है। यह राज्य की जनजाति का 0.63% डामोर, चूरू, श्री गंगानगर व उदयपुर जिलों में भी पाए जाते हैं। आगे देखिएगा उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या है, ये अपनी उत्पत्ति राजपूतों से बताते हैं। किससे बताते हैं, डामोर जनजाति उत्पत्ति राजपूतों से बताते हैं क्योंकि इनका गोत्र राजपूतों से मिलता है। देखो सामाजिक व्यवस्था किससे मिलता है, भाई राजपूतों से मिलता है। सामाजिक व्यवस्था, परिवार इनका पितृसत्तात्मक होगा। विवाह बहिर्विवाह, पति की मृत्यु के बाद स्त्री नाता भी करती है। ठीक है, अब देखो खान पान। खान पान सामान्य जनजातियों की तरह ही है। ठीक है, गांव देखिएगा, गांव में पंचायत व्यवस्था जो झगड़ों का निपटान करती है। धर्म हिंदू भूत प्रेत व जादू टोने में विश्वास ये करते हैं। और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि कार्यों में संलग्न, 93% लोग कृषि कार्यों में संलग्न हो इनमें आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो डामोर पशुधन को लक्ष्मी मानकर उनकी पूजा दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं। डामोर गायों का श्रृंगार करते हैं तथा गाय रमाड़ते हैं। अब देखो डामोर जनजाति गुजरात की पंचमहल में बढ़ने वाले छेलाबावसी मेला में विशेष रूप से ये भाग लेती हैं। ठीक है, कौन सा मेला आ जाएगा, छेलाबावसी मेला। ओके, जिसमें ये विशेष रूप से भाग लेती हैं। आगे देखिएगा डूंगरपुर जिले में बढ़ने वाला ग्यारस की रेवाड़ी का मेला जो भाद्रपद शुक्ल को भरता है में भी ये भाग लेते हैं। अब देखो कंजर जनजाति यहाँ पर आ जाती है, कंजर के बारे में पढ़ लेते हैं। आइएगा कंजर जनजाति, यह एक घुमंतु जाति है। कंजर जाति क्या है, घुमंतु जनजाति है। यह कोटा बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर, अजमेर आदि में यह पाई जाती है। देखो उत्पत्ति, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है इनके बारे में ना, कंजर जनजाति के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो देखिएगा संस्कृत कंजर संस्कृत शब्द काननचार का अपभ्रंश है जिसका अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाला। देखो सामाजिक व्यवस्था, इनकी मुख्य विशेषता जाति एकता, इसका मुख्य कारण अपने परंपरागत धंधे में सुधार करना है और ये पंचायत के आदेशों को सर्वोपरि मानते हैं। इनके परिवार में पटेल का प्रमुख स्थान है। ठीक है, किसी बात की सच्चाई जानने के लिए हक्कम राजा का प्याला पीकर कसम खानी पड़ती है। ध्यान रखिएगा कंजर जाति जो है किसी बात की सच्चाई जानने के लिए किसकी कसम खिलाते हैं, ये हक्कम राजा का प्याला पीकर कसम खानी पड़ती है। किसका प्याला पीकर, हक्कम राजा का प्याला पीकर। अब देखो विवाह, विवाह क्या हो जाएगा, वर पक्ष कन्या पक्ष को रकम देता है, तलाक का प्रचलन इनमें है। कोई भी पक्ष तलाक का प्रस्ताव रख सकता है। वर द्वारा तलाक देने पर वधू को दी गई रकम वह वापस नहीं मांग सकता है। देखो नाच गान, नाच गान में देखो महिलाएं नाच गान में प्रवीण होती है। 1987 में विदेशी में नृत्य पेश किए घाघरे के अलावा चुस्त पायजामा खुसनी यह पहनती है। मकान घरों में किवाड़ नहीं, पृष्ठभाग में एक खिड़की अवश्य बनाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे अर्थव्यवस्था, कुछ लोग ठेला टेम्पू चलाते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और ईश्वर का जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उसे पाती मांगना कहा गया। क्या कहा गया है, पाती मांगना कहते हैं। ध्यान रखिएगा पाती मांगना क्या है, ईश्वर का आशीर्वाद, जो कि कंजर जाति के अंदर आ जाता है। अब देखो कैथोड़ी जाति, कौन सी जाति, कैथोड़ी जाति के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा कैथोड़ी जाति,
दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की कोटड़ी कोटड़ा तहसील उदयपुर व बारां जिले में इनका बाहुल्य आ जाएगा। इनका निवास पत्तों से बनी झोपड़ियां व जीविका अर्जन का साधन खेर के पेड़ों से कत्था ये तैयार करते हैं। परिवार आत्म केंद्रित होते हैं, खुद पर केंद्रित। व्यक्ति शादी होते ही अपने मूल परिवार से अलग हो जाता है। नाता करना, विवाह विच्छेद, विधवा विवाह एवं दापा प्रथा यहाँ पर प्रचलित हो जाएगी। आगे देखते हैं कि थोड़ी स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, जैसे फड़का कहा जाता है। संबंधित प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि फड़का क्या है, तो केथोड़ी स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, जैसे कि फड़का कहा जाता है। केथोड़ी घास फूस व बांस के छोटे झोपड़े में निवास ये करते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, घास फूस की छोटी झोपड़ियों में निवास करते हैं, जिसे खोड़रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोड़रा। यह खोड़रा 4 से 5 फीट की ऊंचाई का छोटा कक्ष होता है। पास ही पशुओं को बांधने हेतु बाड़ा बना होता है। खोलरा में खिड़की नहीं होती है। केथोड़ी महिलाएं पारंपरिक मराठी ढंग की साड़ी पहनती है और चोली माला ये पहनती है। आगे देखिएगा, केथोड़ी समुदाय का मुखिया पटेल या भोपा कहलाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा कि केथोड़ी समुदाय का जो मुखिया है ये या तो भोपा कहलाएगा या फिर पटेल कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जो सामाजिक व धार्मिक नेता माना जाता है। क्या माना जाता है? जो सामाजिक व धार्मिक नेता माना जाता है। बच्चे के जन्म पर सूरज पूजा का बड़ा आयोजन होता है। तो केथोड़ी के वाद्य यंत्र तथा नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो बांस से बनी पावरी, लौकी से बनी तारपी एवं रोला, मंजीरा, गोराड़िया, कुंडी, ढोलकी, ढोल, गौरैया, थालीसर आदि इनके वाद्य यंत्र हो जाएंगे। और दीपावली के विवाह के अवसर पर ये मावलिया नृत्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, मावलिया नृत्य किस जनजाति का आ जाता है? तो मावलिया नृत्य आ जाता है केथोड़ी जनजाति का। और होली के अवसर पर ये गैर नृत्य करते हैं। ठीक है, मावलिया नृत्य केथोड़ी जनजाति का आ जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखो जनजातीय समुदाय की परंपराएं क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जनजातीय समुदाय की परंपराएं, जैसे देखिएगा, नाता प्रथा, स्त्री के द्वारा अन्य पुरुष के साथ जीवन बिताने का समझौता करना क्या कहलाता है? नाता प्रथा कहलाता है। एक पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ में रहना। आदिवासी समुदायों में वर पक्ष द्वारा वधु की पिता को दापा वधु मूल्य देने की प्रथा प्रचलित है। हम लोग क्या होता है? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित किया जाने वाला आदिवासी लोकानुरंजन मेला, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की कला एवं संस्कृति को सुरक्षित रखना, उनकी क्षमताओं को विकसित कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना तथा इनमें आपसी समन्वय का भाव उत्पन्न करना आ जाएगा। ओके, देखिएगा आगे आ जाता है झगड़ा राशि। झगड़ा राशि क्या होती है? जब कोई भील दूसरे की स्त्री को भगा ले जाने या स्वयं स्त्री अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष के साथ चली जाती है, तो विवाहित पुरुष उसे दूसरे से झगड़ा राशि लेता है, जिसका निर्णय कौन करती है? पंचायत करती है। तो ये झगड़ा राशि हो जाएगी। अब देखो, छेड़ा फाड़ना, कुछ जनजातियों में अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है ना, छेड़ा फाड़ना तलाक। देखिएगा, कुछ जनजातियों में अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है। वह अपनी जाति के लोगों के सामने नई साड़ी के पल्ले में रुपया बांधकर उसको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है और इससे यह समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति द्वारा परित्यक्त कर दी गई है। तो ये हो जाएगी आपकी छेड़ा फाड़ना या फिर तलाक। अब देखो, नात्रा प्रथा। नात्रा प्रथा क्या होती है? आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नात्रा कहलाता है। नात्रा कहलाता है। ओके, अब देखो आगे, देखो लोकाई। लोकाई क्या होती है दोस्तों? लोकाई क्या होगी? आदिवासियों में मृत्यु पर जो बोझ दिया जाता है उसे काद्याय अथवा लोकाई कहा जाता है। देखो, हलमा क्या होगा? हलमा हांडा या हीड़ा के नाम से पुकारी जाने सामुदायिक सहयोग की परंपरा अपने आप में अद्वितीय है, जिसमें हलमा करबू है। हलमा करना है कि हाक पड़ी नहीं कि परस्पर एक दूसरे के काम में पूरा समुदाय जुट जाता है, जिसको अपन हीड़ा भी कहते हैं। ओके, हेल्प करना। ओके, अब देखो, वार। जनजातीय समुदाय की यह अद्भुत परंपरा सामूहिक सुरक्षा की प्रतीक है। मारू ढोल के द्वारा लोगों के संदेश पहुंचाया जाता है। मारू ढोल विपत्ति का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, मारू ढोल जो है विपत्ति का प्रतीक माना जाता है। ढोल की आवाज़ सुनकर दूर दूर तक चितराई बस्ती के सभी लोग संकटग्रस्त स्थान की ओर अपने साधन एवं हथियार लेकर तुरंत दौड़ पड़ते हैं और किसी भी विपत्ति में ये लोग हर प्रकार का सहयोग कर उस व्यक्ति की मदद
करते हैं। अब देखो भराड़ी, भराड़ी क्या है? राजस्थान के दक्षिणांचल में भीली जीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी भराड़ी के नाम से जानी जाती है। अब देखो लीला मोरिया, जनजातियों एवं जातियों में प्रचलित विवाह प्रथा यहाँ पर आ जाएगी। लीला मोरिया ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जनजातियों एवं जातियों में प्रचलित विवाह प्रथा को क्या कहा जाता है? लीला मोरिया कहा जाता है। अब देखो सती प्रथा, सती प्रथा क्या है? इस प्रथा चलते 1829 विलियम बेटिंग, ध्यान रखेंगे आप नाम, के कानून के पश्चात अलवर रियासत के शासक कौन आ जाते हैं? अलवर रियासत के शासक 1830 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जयपुर रियासत में 1844 मेजर जॉन लडलू द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1846 में दलपत सिंह के शासनकाल में प्रतापगढ़ में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। और देखो त्याग प्रथा, त्याग प्रथा क्या है? राजस्थान में रियासत काल में राजपूत जाति तथा उच्च कुल के संपन्न वर्ग द्वारा विवाह के अवसर पर निम्न जातियों को दान दक्षिणा दी जाती थी। ओके, विवाह के अलावा इस भार के कारण समाज में आर्थिक रूप से कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रथा को बंद करने या फिर नियंत्रण करने के लिए निम्न कानून बनाए गए। देखो सर्वप्रथम जोधपुर राज्य में 1841 में महाराजा मानसिंह ने त्याग प्रथा पर नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिसमें त्याग दी जाने वाली राशि निर्धारित होती थी। कौन है? महाराजा मानसिंह जोधपुर राज्य के आ जाते हैं। ओके, फिर 1844 ईस्वी में बीकानेर के शासक रतन सिंह द्वारा नियम बनाया गया कि सरदार अपनी वास्तविक हैसियत के अनुसार ही विवाह में खर्च करेगा तथा कम आय वाले लोगों के लिए त्याग हेतु 10 रुपये निश्चित किए गए। कितने रुपए निश्चित किए गए बेटा? 10 रुपये निश्चित यहाँ पर किए गए। तो जयपुर रियासत में जॉन लडलू द्वारा 1844 में प्रतिबंध किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखो आगे, गेली या बड़ी लकड़ी, गेली या बड़ी लकड़ी क्या होती है? ध्यान रखिएगा। देखो गैली बड़ी लकड़ी मीणा युवकों के पास होती है, जिस पर प्राय घुंघरू तथा रुमाल बंधा रहता है, जिसे लेकर वे घेर खेलते हैं और लड़कियां फाग गाती है। ठीक है। अब देखो आटा साटा क्या होता है? आटा हाटा या फिर आटा साटा अपन कहते हैं मतलब कि लड़की के बदले लड़की लेके आना है, लड़की देना और लड़की लेके आना। तो आटा हाटा, एक ही परिवार में लड़की ब्याह कर लाई जाती है और ब्याह कर समधी परिवार की बेटी लाई भी जाती है। लड़की देना लड़की लेना। देखो घोटन, सखा व सखियों के झुंड को घोटन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सखा व सखियों के झुंड को क्या कहा जाता है? घोटन। अब देखो लीला मोरिया, यह संस्कार विवाह से संबंधित है, जिसमें दूल्हे के घर पर दूल्हे को बालर बांधकर खाट पर बिठाकर नृत्य कराया जाता है। इसे लीला मोरिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा लीला मोरिया क्या होता है। ठीक है। ये संस्कार विवाह से संबंधित है, जिसमें दूल्हे के घर पर दूल्हे को बालर बांधकर खाट पर बिठाकर नृत्य कराया जाता है। इसे लीला मोरिया कहा जाता है। देखो मेलनी क्या है? मेलनी आदिवासियों में गांव के किसी एक जाति के व्यक्ति का विवाह होने पर उसके गोत्र के सभी लोग स्वयं के घर से 10 किलोग्राम मक्खा विवाह करने वाले के घर पर देते हैं, कहा जाता है। इसे मेलनी कहा जाता है। देखो गारिये का डोल, गारिये का डोल क्या होता है देखते हैं अपन। आदिवासियों में किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने अथवा सावधान करने के लिए ढोल बिना रुके लगातार बजाने को गारिये का ढोल कहा जाता है। देखो हुंडेला क्या है? हुंडेला क्या हो जाएगा? 2 या अधिक जनजातीय परिवारों द्वारा अपने साधनों व श्रम को समूह के रूप में उपयोग साथ साथ करने का अनौपचारिक समझौता है। इसमें रोकड़ भुगतान के स्थान पर साधन व श्रम का आदान प्रदान किया जाता है। इससे कमजोर वर्ग के परिवार सरलता से अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखो बड़ालिया क्या है? मध्यस्थ रखने वाले, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता रखने वाले मामा या फूफा को बड़ालिया कहा जाता है। माता पिता द्वारा तय किए गए वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता रखने वाले मामा या फूफा को बड़ालिया कहा जाता है। अब देखिएगा आदिवासियों के वस्त्र, आदिवासियों के वस्त्र क्या क्या है? अंगोछा क्या आता है? अंगोछा यह पुरुषों का वस्त्र जिसमें वे सिर पर बांधते हैं। सामान्यतः ये सफेद रंग का और जिस पर मिट्टी जैसे लाल रंग बेलबूटे छपे होते हैं। अंगरखा क्या है? काले रंग के वस्त्र सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है। ये बदन पर पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ध्यान रखिएगा, बदन पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? अंगरखा। अब देखो जामसाई साड़ी विवाह के समय महिला पहनती है, जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियां युक्त बेल होती है। बेल बूटा भी कहा इसे बनाया जाता है, बूटा भी कभी कभी बनाया जाता है। अब देखो नांदना या नांदना, नांदना या
नांदना क्या होता है? यह प्राचीनतम वस्त्र है। नांदना नीले रंग की छीट जिसमें कभी कभी छोटे चतुष्कोणीय और काफ़ी तितली बात भी बनाई जाती है, परंतु 6 फलों और 6 पत्तियों वाला पौधों का आकार सबसे लोकप्रिय है। इसमें छपाई दाबू पद्धति द्वारा होती है। ओके, अब देखते हैं आगे कटकी क्या होता है। कटकी, ध्यान दीजिएगा, कटकी क्या होता है? ये अविवाहित युवतियों तथा बालिकाओं की ओढ़नी है। इसकी जमीन लाल होती है, बूटी काले व सफ़ेद रंग से बनाई जाती है। इसमें छपने वाले अलंकरण को पावनी तथा छपी ओढ़नी को पावनी भात की ओढ़नी कहा जाता है। अब देखो आगे बिंद की आगे देखिएगा, इस बात में एक व्रत होता है जिसके अंदर एक बिंद की बीच में और 6 उसके चारों ओर होती है। पूरी ओढ़नी में व्रत ही होते हैं। किनारों पर सफ़ेद व काली धारियाँ होती है। अब देखो रेनसाई, रेनसाई क्या है? एक साड़ी का प्रकार है ना। रेनसाई ये लहंगे की छीट होती है। क्या होती है? रेनसाई लहंगे की छीट है जिसमें काले रंग की जमीन पर लाल व भूरे रंग की बूटियाँ बनी होती है। बूटे का आकार थोर के समान होता है जिसके नीचे 4 सीधी रेखाएं होती है। बूटे का आकार थोर के समान होता है जिसके नीचे 4 सीधी रेखाएं होती है। तो देखो लुगड़ा, लुगड़ा अंगोछा साड़ी इसको कहेंगे। सफ़ेद जमीन पर लाल बूटे छपे होते हैं। क्या छपे होते हैं भाई? सफ़ेद जमीन पर लाल बूटे छपे होते हैं। केरी बूटा बहुत प्रयुक्त होता है। यह विवाहिताओं का पहनावा होता है। ज्वार भात की ओढ़नी, देखो आदिवासियों की लोकप्रिय आ जाएगी ज्वार भात की ओढ़नी। सफ़ेद जमीन पर ज्वार के दाने के समान बिंदी होती है तथा पल्लू बूटे युक्त होते हैं जो लाल या काले रंग के होते हैं। लहरबात की ओढ़नी, ज्वार भात जैसी बिंदियों से लहरिया बना होता है। आगे देखते हैं अपन, देखो केरी भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी क्या है? इसकी किनारी में व पल्लू में केरी आम तथा जमीन में ज्वार भात जैसी ही बिंदियाँ होती है। जमीन लाल रंग की होती है, बिंदिया सफ़ेद तथा पीले रंग की होती है। देखिएगा तारा भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ये ओढ़नी जो है आदिवासी स्त्रियां बहुत पसंद करती है। इसकी जमीन भूरी लाल होती है और किनारों का छोर काला षटकोणी आकृति तारों जैसी दिखाई देती है। अलंकरण सफ़ेद रंग में होता है। इसे आदिवासी स्त्रियां बहुत पसंद करती है। कौन सी ओढ़नी? तारा भात की ओढ़नी। नेक्स्ट देखिएगा चुन्नड़ क्या होती है? चुन्नड़, चुन्नड़ जमीन कत्थे लाल रंग की होती है जबकि बिंदिया सफ़ेद रंग की होती है। इस पर कच्चे रंग से हरे गुलाबी पीले रंग के पक्षी छाप दिए जाते हैं और जो धोने पर उतर जाते हैं। इसका निर्माण आहड़ में किया जाता है। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ओके, तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट क्लास जो जरूर पसंद आई होगी तो कमेंट करना ना भूले और जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।